नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। अखिलेश और मुलायम की बैठक बेनतीजा, दोनों धड़ों को चुनाव आयोग का नोटिस। 13 जनवरी को होगी चुनाव चिन्ह साइकिल पर सुनवाई। सरकार ने दिया था नोटबंदी का निर्देश, आरबीआई ने स्थायी समिति को दिया जवाब। आयकर विभाग का 3 से 4 लाख करोड़ काला धन जमा होने का दावा। प्रधानमंत्री का कारोबार को आसान बनाने पर जोर, कहा आर्थिक सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध सरकार। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में कारोबारियों को निवेश का न्योता। खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाने वाले जवान का हुआ तबादला। बीएसएफ ने कहा अनुशासनहीनता पर पहले भी हुई कार्रवाई। काबुल में संसद भवन के करीब दोहरा धमाका, 21 की मौत, 45 से ज्यादा जख्मी। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद सुलझने के लिए आज भी एक बैठक हुई जिसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव मौजूद रहे। हालांकि सुलह का फॉर्मूला क्या था, बात बनी या नहीं, इस पर कोई भी अब तक बयान नहीं आया। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 13 जनवरी को बुलाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नरम पड़ने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार उनसे मिलने पहुंचे। बंद दरवाजे के पीछे दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बैठक हुई। हालांकि अखिलेश यादव मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना निकल गए, लेकिन इस मुलाकात को सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश माना जा रहा है। साथी हैं नेताजी, जब संरक्षक बना के रहे हैं तो और उनका आशीर्वाद है, मुलाकातें हो रही हैं तो साथ हैं। अलग होने का क्या मतलब? जब सिंबल होगा तब ये स्थिति बनेगी। अभी तो मुलाकातें हो रही हैं तो सारे लोग आशान्वित हैं। इधर समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावे के मामले में चुनाव आयोग 13 जनवरी को दोनों पक्षों की बात सुनेगा। अखिलेश और मुलायम के दोनों खेमे आयोग के सामने अपने दस्तावेज पेश कर चुके हैं। इससे पहले सोमवार को मुलायम सिंह ने अपना रुख नरम करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी में अब कोई विवाद नहीं है और अखिलेश यादव ही पार्टी की ओर से अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पार्टी की एकता के लिए पूरा प्रयास है और हमारी पार्टी एक है। जानकारों का मानना है कि इस विवाद में पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इलेक्शन से पहले ही अगर कुछ मुद्दे तय कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर उन मुद्दों के साथ चलते हुए वो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तो उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। पिछले हफ्ते भी विवाद सुलझाने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही थी और दोनों गुट पार्टी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग पहुंच गए। मुलायम परिवार और पार्टी में वर्चस्व को लेकर कई महीनों से कलह चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका देने पर दोनों खेमों में विवाद और बढ़ गया। शिवपाल और अमर सिंह की गैर मौजूदगी में हुई पिता और पुत्र के बीच मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने उभर कर नहीं आया है। अब सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और समाजवादी पार्टी की इस उठापटक और आज की मुलाकात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है देशबंधु के कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। और असर क्या है जमीन पर इस लड़ाई का, इसको समझने के लिए हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह हैं। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अरविंद जी आपसे करना चाहूंगा, करीब 1 महीना होता जा रहा है जब हर रोज बैठकें और फैसला कुछ नहीं आता। कभी मुलायम सिंह कहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं होगा, आज उन्होंने कहा कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जमीन पर इसका असर किस तरीके से आपको नजर आ रहा है? देखिए कविन, मैं जहां खासतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 73 सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां लगभग सारे राजनीतिक दल पूरी तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं और
एक तरह से कहिए कि वो मैदान में भी उतर पड़े हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के जो वर्कर हैं और जो कार्यकर्ता है वो दो तीन बातों को लेकर के बहुत असमंजस की स्थिति में है। पहला तो ये है कि वो किसके साथ रहें या ना रहें और किसका ज़मीन पर असर होगा उसको टटोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गठबंधन हो जिसके नाते जो है हमें सीट हमारी छोड़ देनी पड़े दूसरों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये राष्ट्रीय लोकदल का इलाका है और इसमें जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल इस अंचल में जी। और ये इस बात की पूरी तालमेल की एक संभावना बनी हुई। तो कुल मिलाकर के अभी समाजवादी पार्टी के लोगों की है कि अगर मान लीजिए अलग भी लड़ते हैं तो सिंबल क्या होगा, सिंबल को लोगों के बीच में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सारी बातें हैं। तो कुल मिला के कविन जी जहाँ दूसरी पार्टियाँ पूरा जोर लगा रही हैं मैदान में, वहीं समाजवादी पार्टी चुपचाप बैठ करके उनके वर्कर और उनके कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई किस ओर जाती है। अगर कोई समझौता होता तो कहाँ रहेंगे, नहीं होता तो किस खेमे में जाएंगे। असमंजस की स्थिति है कविन जी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी बातचीत के लिए और वहाँ से ज़मीनी हकीकत हम तक पहुँचाने के लिए। जिस तरीके से लड़ाई है राजनीतिक तौर पर और चुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू हो गई पहले फेज के लिए, जो नामांकन का काम है उसमें भी अब देर नहीं है और अब तक सिंबल की बात नहीं है, अब तक एकता है या ये फिर मैं कहूँ फैमिली ड्रामा, ये भी तय नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं कभी मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में ऐसा विवाद कभी हुआ नहीं पहले, जिसमें कभी लगता है कि सुलह हो गई, कभी लगता है समझौता हो गया, फिर लगता है विवाद और बढ़ गया, झगड़ा और बढ़ गया। मतलब अद्भुत है ये जो पिता पुत्र का विवाद है, तो सैफई परिवार का विवाद एक तरह से बन गया है, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को उलझा दिया है। एक बात तो जरूर ये हुई है कि एक महीने में किसी और पार्टी की कोई खबर नहीं बन रही है। मैंने यही पिता पुत्र का विवाद अब हर रोज सुर्खियों में यही है, सुर्खियों में यही बना हुआ, तो इस मामले में तो इनको एक तरह से बढ़त है। लेकिन दूसरा यह है कि अब विकल्प बहुत सीमित होते जा रहे हैं। कायदे देखिए, चुनाव आयोग ने तो 9 जनवरी तक की डेट दी थी, तो 9 जनवरी की डेट बीत गई, अब वो शायद 13 जनवरी का दिया है। मेरे ख्याल से वो जो 1 लाख पन्नों का दस्तावेज भेजा है रामगोपाल यादव ने, तो उसको जांच करके फिर चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि हमको लड़ना है, किसी लेवल पर भी जाना हो तो जाएंगे। मुलायम सिंह जी अगर सरेंडर कर जाते हैं, मान लेते हैं सारी बातें, तब तो ठीक है कि आप संरक्षक रहिए, बन के रहिए, आपका आदर है, आप हमारे पिता हैं। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि अंदर अंदर उन लोगों की तैयारी इस बात के लिए हो गई है कि जो नया चुनाव चिन्ह शायद उन्होंने बरगद या कुछ शायद आप्ट भी किया है, मांगा भी है, तो समाजवादी जनता पार्टी के पास था, कमल मुराद का था, शायद उनसे कोई बात हो रही है इस तरह की, तो हो सकता है। और जहाँ तक अभी अरविंद जैसे कह रहे थे कि देखिए चुनाव चिन्ह को लेकर बहुत ज़रा असमंजस नहीं बनता है। मुझे याद है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल बन रहा था, तो जब चक्र सिंबल मिला था तो रातों रात पूरे देश में फैल गया था। और आजकल तो वैसे भी तब तो इलेक्ट्रॉनिक इतना प्रभावी नहीं था, डिजिटल मीडिया या ये सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। आज तो रातों रात खबर फैल जाती है, तो इसलिए उसका कोई नहीं होगा। लेकिन ये है जरूर कि अगर अखिलेश यादव आज की तारीख में गैर भाजपा विपक्ष की धुरी बनते जा रहे हैं, एक धुरी तो मायावती जी हैं, बहन जी हैं, अपना उनका ये है, लेकिन बाकी आप जैसे आज की तारीख में आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा हम जाएंगे वहाँ पे, ममता बनर्जी ने कहा कि हम अखिलेश के समर्थन में जाएंगे, लालू यादव ने कहा हम जाएंगे, नीतीश कुमार ने कहा है, एनसीपी ने कहा कि हम भले चुनाव लड़े न लड़े वहाँ पे, लेकिन हम अखिलेश यादव के समर्थन में जाएंगे। तो इस तरह की राजनीति के एक धुरी अखिलेश यादव बनते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है जिसका इशारा अभी अरविंद भी कर रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस और जनता दल यू के बीच एक तरह का महागठबंधन बन सकता है। लेकिन वक्त बहुत कम है। चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवार तय करना, सीटों का सामंजस्य और उसके बाद हमको लगता है तैयारी हो चुकी है। हमको लगता है कि तैयारी कम से कम अखिलेश के लेवल पर तो हो गई है कि हमको अकेले मान के चल रहे हैं कि लड़ेंगे। और मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर अकेले लड़े और कांग्रेस से और राष्ट्रीय लोकदल से उनका कोई तालमेल बन गया, सीटों का गठबंधन हो गया, तो वैसी ही स्थिति होगी जैसे बिहार में मुलायम सिंह यादव जी की हुई थी या असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में हुई थी, कि वो लोग पहले लग रहा था कि लोग वोटों में डिवीजन करेंगे, नीतीश और लालू के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर कर सकेंगे, लेकिन 0/0 सिफर साबित हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी धुरी मैं कहूँ मायावती है, और ऐसे में बीजेपी और मायावती दोनों जो फैक्टर हैं उसके बीच में अखिलेश अगर इन छोटे दलों के साथ एक कॉम्बो बना भी लेते हैं तो क्या वाकई, और जिस तरीके की तैयारियां उस लिहाज से, वो उस फाइट में खड़े हो पाएंगे? देखिए अभी तक तो लीड लिया है मायावती जी ने, चूंकि सारे उम्मीदवार उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं, लगभग 401 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, उनका काम भी है शुरू है, एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश भी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी बातें कभी डिपेंड करेंगी सीटों के बंटवारे, मतलब उम्मीदवारों की सूची बाहर आने के बाद।
भारतीय जनता पार्टी की सूची कैसे आती है, उसमें अपर कास्ट के लोगों को कितना मत मिलता है। 15 के बाद उन्होंने कहा कि अनाउंस होगा। फिर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार तो आ गए मैदान में, लेकिन समाजवादी पार्टी का झगड़ा किस लेवल तक जाता है, साइकिल किसके पास रहता है, फिर उनके उम्मीदवारों की सूची में किसको प्रतिनिधित्व मिलता है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिर भाजपा का, मैं बार बार कहता हूँ, भाजपा के उम्मीदवारों की सूची बहुत निर्णायक होगी, क्योंकि जिस तरह से वो एक तो ओबीसी फेस कभी लाने की बात कर रहे हैं केशव मौर्य जी को, या चौहान लोगों को, राजभर लोगों को सामने लगने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण उनके परंपरागत जनाधार के लोग हैं, बन चुके हैं आज की तारीख में। दूसरा जनाधार जो वैश्य का था, उन नोटबंदी के कारण उनसे थोड़ा सा मुंह फुलाए हुए हैं। तो इसको देखते हुए अब उनके उम्मीदवारों की सूची कैसे आती है, इस पर भी बहुत कुछ मुनस्सर होगा। चलिए, यानी कि अगला हफ्ता काफी क्रूशियल हो सकता है। बहुत शुक्रिया जयशंकर जी इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। और अब चुनावी खबरें। विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्षी महाराज को कल तक जवाब देने को कहा है। हालांकि साक्षी महाराज सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। चुनाव के लिए किसी पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बीते दिनों मेरठ में दिए गए विवादित बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। बयान के बाद जहां विरोधी दल उनकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर बुधवार सुबह तक जवाब देने को कहा है। हालांकि साक्षी महाराज का कहना है कि नोटिस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मेरी चिंता जनसंख्या को लेकर थी, मेरी चिंता वोटों को लेकर नहीं थी, मेरी चिंता किसी पार्टी को लेकर के नहीं थी। मेरी वीडियो देखी जा सकती है, मैंने किसी संप्रदाय का नाम लिया ही नहीं, मैंने सबके लिए कहा है। तो मुझे लगता है नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दल साक्षी महाराज पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरीके का बयान नहीं जारी करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्म जाति के आधार पर रोका है और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब उनका जवाब देखिए क्या आता है, और इलेक्शन कमीशन से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई भी हरकत कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर हमारे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तय करे उनके बयान के ऊपर वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है और उल्लंघन पर आयोग ने संज्ञान लेना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पीस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वहीं गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी का संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों से पैसा लेने और वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पेश होने वाले आम बजट के मामले में केंद्र सरकार ने आज चुनाव आयोग को जवाब सौंप दिया। कैबिनेट सचिव ने जवाब भेजा है। आयोग जवाब की जांच कर अब अगले कुछ दिनों में अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल विपक्षी दल विधानसभा चुनाव से पहले बजट का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष की मांग पर ही चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को सरकार से जवाब मांगा था। नोटबंदी के बाद बैंकों में करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई जमा कराई गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन खातों की जांच कर कालाधन जमा करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। आयकर विभाग नोटबंदी के दौरान जमा कराए गए 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के मामलों की जांच करके नोटिस भेजेगा। पीटीआई ने विभाग के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक नोटबंदी के बाद
60 लाख से अधिक बैंक खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। इन खातों में कुल 7,34,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। वहीं निष्क्रिय पड़े बैंक खातों में 25,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। साथ ही 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज का नकद भुगतान किया गया है। नोटबंदी के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक खातों में बड़ी राशि जमा कराई गई थी और ये आंकड़ा 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसके अलावा आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहकारी बैंकों में विभिन्न खातों में जमा कराई गई 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की भी पड़ताल कर रहा है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1,000 रुपए के नोट चलन से वापस ले लिए थे और इन अमान्य नोटों को बैंक खातों में जमा कराने और बदलवाने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला सरकार की सलाह पर लिया गया है और उससे इस बारे में 7 नवंबर 2016 को सूचना दी गई और केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने अगले ही दिन नोटबंदी की सिफारिश कर दी। आरबीआई ने वित्तीय मामलों की संसदीय समिति को सौंपे रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने नोटबंदी से एक दिन पहले जाली नोट, आतंकवादियों को फंडिंग और काले धन की समस्या से निपटने के लिए 500 और 1,000 रुपए के नोट की कानूनी वैधता खत्म करने का प्रस्ताव पर विचार करने को कहा और 8 नवंबर को आरबीआई ने नोटबंदी की सिफारिश की। इसे मानते हुए उसी शाम सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया। आरबीआई ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि 2,000 रुपए के नए नोट को बाजार में उतारने के प्रस्ताव को मई 2016 में माना गया। हालांकि सरकार अभी तक कहती रही है कि रिजर्व बैंक की सिफारिश के आधार पर ही नोटबंदी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। That it was the government which asked the RBI to do whatever has been done, and that too 24 hours before the Prime Minister announces. So clearly this is a decision taken by the Prime Minister, bypassing all the institutions of our parliamentary democracy as an individual decision. गांधीनगर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में 20,000 से ज्यादा एमओयू पर दस्तखत होने की उम्मीद है। कारोबारियों के अलावा सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कारोबारियों को निवेश का न्योता भी दिया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें अनेक देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। Our rising middle class offers a huge domestic market. The seas that surround the Indian peninsula connect us to some of the world's biggest markets, including Africa, the Middle East and Europe. सम्मेलन से पहले गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के नेताओं से भी मिले। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात में दोनों नेताओं ने सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्बिया के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर वोचिच, जापान के आर्थिक मामलों के मंत्री, डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री और स्वीडन के शिक्षा मंत्री से भी द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की। साथ ही इजराइल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ खेती में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के कैबिनेट मंत्री राशिद बिन अहमद बिन फहद से भी मिले। वहीं भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग जारी रखने पर बातचीत हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नोबेल इंडिया डायलॉग की शुरुआत की। इस दौरान 9 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने युवाओं से अपने विचार साझा किए। सम्मेलन में 2000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और गुजरात सरकार को तकरीबन 20,000 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। सम्मेलन का मकसद दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की तर्ज पर वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित वाइब्रेंट गुजरात के 12 भागीदार देश भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर घटिया खाना और राशन बेचने का आरोप लगाने वाले बीएसएफ जवान का तबादला किया जाएगा। बीएसएफ ने मामले की जांच का फैसला लिया है। साथ ही इसकी भी जांच होगी कि ड्यूटी पर रहते हुए जवान के पास फोन कहां से आया।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ जवान के जारी वीडियो के मामले की जांच शुरू कर दी है। बीएसएफ आईजी डीके उपाध्याय के मुताबिक आरोपों की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर फुल फ्लेजेड इंक्वायरी की जाएगी। बीएसएफ वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इश्यूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है, और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है, और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ का दावा है कि पहले भी सभी पोस्ट से खानों की रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन इसमें कोई भी शिकायत नहीं मिली। उन्हें वही राशन मिलता है जो सेना को दिया जाता है। साथ ही बीएसएफ ने कहा है कि जवान तेज बहादुर यादव पर कई बार अनुशासनहीनता के आरोप लग चुके हैं। इसने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है, जो इसका 31 जनवरी से सैंक्शन भी हो गया है। अपने 20 इयर्स की सर्विस के दौरान इसकी 4 बैड एंट्रीज हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेशन, AWL, अपने सीनियर से लड़ाई, उसका इज्जत ना करना, मार पिटाई। बीएसएफ के जवान ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया था जिसमें खाने की खराब क्वालिटी और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। वीडियो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी दिल्ली में आज छठे दिन भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही और इस बीच एनजीटी ने मामले में नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा है। वेतन नहीं मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मियों ने मंगलवार को कूड़ा फैलाकर कुछ यूं प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों यही नजारा है। सफाई कर्मचारी की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कई इलाके कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। गंदगी की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एनजीटी ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और तनख्वाह को लेकर दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जो परिस्थिति है वो भी कमोबेश फिर दोबारा से वही स्थिति में आ चुकी है, तो इसलिए उस मुद्दे को हमने बोला कि सारे जितने भी संबंधित जो विभाग हैं या मंत्रालय हैं उन सबके साथ मिल बैठ के दोबारा से समाधान निकले तो शायद हमारी सबकी परेशानी थोड़ी आसान हो। इधर मजदूर संगठनों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कल से सड़कों पर उतरेंगे तो हमारा और उग्र रूप धरना पड़ेगा। चाहे दिल्ली पुलिस से हमें गिरफ्तार करा लीजिए, चाहे हमारे पे एसमा लगा दो, अपनी जान पर खेल जाएंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, लेकिन इस बार अपने कर्म को जायज हक दिलाकर रहेंगे हम लोग। रविवार को दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 119 करोड़ रुपए एडवांस फंड जारी करने का फैसला किया और सफाई कर्मियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उनका पैसा उनके खाते में नहीं आता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली नगर निगम में वेतन भुगतान में देरी को लेकर पिछले साल भी कई बार हड़ताल हुई थी और कोर्ट को दखल देना पड़ा था, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय ओलंपिक संघ ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को संघ का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के अपने फैसले को वापस ले लिया। हालांकि सुरेश कलमाड़ी ने आयोग के इस पद को स्वीकारने से खुद ही इनकार कर दिया था। खेल मंत्रालय ने इन नियुक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, इसके बाद यह कदम उठाया गया है। संघ की पिछले महीने चेन्नई में हुई आम बैठक में कलमाड़ी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष पदों पर नियुक्त करने की बात सामने आई थी। हालांकि खेल मंत्री विजय गोयल ने संघ के पुराने फैसले का विरोध किया था और जब अब संघ ने नया फैसला लिया है तो खेल मंत्रालय ने इसका स्वागत किया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी गलती को सुधार लिया है, ये देखकर मुझे संतुष्टि है। तो मैं समझता हूँ खेलों को साफ सुथरा रखना बड़ा आवश्यक है और साफ सुथरा रख के ही हम खेलों को आगे बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में संसद के पास आज शाम 2 धमाके हुए जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक पहला धमाका संसद के बाहर हुआ जबकि दूसरा सड़क के किनारे खड़ी एक कार में। संसद के बाहर हुए धमाके में संसद के कुछ कर्मचारियों की भी मौत की खबर है। हमले की जिम्मेदारी अफगान तालिबान ने ली है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले ईरान के वरिष्ठ धार्मिक नेता अयतुल्ला अली
खुमैनी ने तेहरान विश्वविद्यालय में रफसंजानी की नमाज जनाजा पढ़ाई और इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, संसद सभापति अली लाजरानी, गार्डियन काउंसिल के सदस्य और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रफसंजानी 1980 के बाद ईरान की राजनीति में ताकतवर नेता के तौर पर उभरे। 1989 से 97 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 2005 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रफसंजानी का रविवार को तेहरान में 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। और बात मौसम की, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिसके चलते इन दिनों उत्तर भारत सर्दी की गिरफ्त में है। राजधानी दिल्ली में भी ठिठुरन है तो कई इलाकों में कोहरे की घनी चादर के चलते ठंड और बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जारी बर्फबारी अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी से पारा सामान्य से काफी नीचे आ चुका है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लेह में 0 से नीचे 11.4 डिग्री, श्रीनगर का तापमान 0 से नीचे 2.3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में जारी बर्फबारी ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बर्फबारी की वजह से शिमला समेत दूसरे शहरों में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत आ रही है, स्लिपरी इतनी ज्यादा है, चला नहीं जा रहा है, बर्फ ही बर्फ है। मेन रोड में भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा लुढ़क गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भीषण शीतलहर की चपेट में हैं। बहुत है, कोहरा है, बहुत परेशानी है, आने जाने में परेशानी है, साइकिल चलाने में परेशानी है। धुंध और कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली से होकर जाने वाली 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 9 से ज्यादा ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं 7 ट्रेन रद्द करनी पड़ी हैं। 7 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।